जय हिंद। स्वागत है आपका आज के इस न्यूज सेशन में। चर्चा करने वाले हैं चुनाव में निर्विरोध विजय कैसे घोषित की जाती है, क्यों किया जाता है, क्या है इसके कानूनी प्रावधान। और अभी हाल फिलहाल में ये देखने को मिला, तो आज हमारे चर्चा का पूरा विषय उसी एक तरफ से कहा जाए सूरत लोकसभा के उस पर रहेगा। साथ में हम इसके कानूनी पीछे के वो देखेंगे और तथा एग्जाम संबंधित हमारे इसके क्या क्या प्रोस्पेक्ट रहेंगे, ये सारी चर्चा आज हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीक में। आज जैसे निर्विरोध चुनाव और लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या अंतर है, कैसे है, क्या है, इसके बारे में देखिए। न्यूज क्या है, अभी हाल फिलहाल में आपको पता है कि हमारे देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है। इस लोकसभा चुनाव में जो सूरत की लोकसभा चुनाव थी, गुजरात में एक शहर है सूरत, वहां पे लोकसभा चुनाव में जो भाजपा के उम्मीदवार थे जिनका नाम था मुकेश दलाल, इनको निर्विरोध जीत घोषित कर दी गई। देखिए, निर्विरोध जीत क्या होती है कि जब कोई सीट पर सिर्फ एकलौता ही उम्मीदवार बचे, तब वहां पे चुनाव नहीं करवाया जाता। जो एकलौता उम्मीदवार बचेगा उसी को ही जीत घोषित कर दी जाती है। देखिए, नेताओं ने अपने लिए कैसे नियम बना रखे हैं। अगर जैसे कि कोई वैकेंसी निकलती है जॉब की, मान लीजिए 100 वैकेंसी निकलती है एमपी पुलिस में ही, अगर मान लीजिए कि 100 वैकेंसी निकलती है, फॉर्म भरने वाला अगर बंदा एक है तो उस बंदे को एग्जाम देना पड़ेगा, तभी उसको वो जॉब मिलेगी, अन्यथा उसको जॉब नहीं मिलेगी सिर्फ फॉर्म भर देने से। लेकिन नेताओं के नियम अलग हैं। अगर इन्होंने जैसे कि चुनाव लड़ने का फॉर्म भरा है और अगर फॉर्म भरने वाला एकलौता एक ही व्यक्ति है, तो वह बिना चुनाव कराए उसको जीत घोषित कर दी जाती है। ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ कानून में ये है, राजनीति और इस में। तो आइए इसके पूरा चर्चा देखते हैं, इसके पीछे कानूनी प्रावधान क्या है। देखिए, इसके पूरा हुआ क्या था, पूरी घटना के बारे में देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, सूरत लोकसभा से लगभग 10 लोगों ने नामांकन भरा था। 10 लोगों में से 8 लोग जो उम्मीदवार थे, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, अपना कुछ पर्सनल कारण बता के कि ये चीजों के कारण हम अपना ले रहे हैं, तो उन्होंने तो ऐसा वापस ले लिया। जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, कांग्रेस जो वहां पे मुख्य विरोधी थी, उनके उम्मीदवार का नाम था नीलेश। इनका जो नामांकन पत्र था, उस पत्र में कुछ दस्तावेज के कारण इनका जो नामांकन रद्द कर दिया गया, जिसके कारण एकलौते बचे भाजपा के उम्मीदवार को निर्विरोध जीत घोषित कर दिया गया था। तो ये थी पूरी घटना का स्वरूप कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था। आइए इसके पहले इस पे देखते हैं कि क्या है कानूनी प्रावधान, किसके तहत ये सब चीजें किया जाता है। देखिए, हमारे यहाँ एक कानून है जिसको संसद पास की है, जिसका नाम है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में 3 ऐसी धाराएं हैं जिन धाराओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि निर्विरोध चुनाव कैसे किया जाता है। देखिए, पहली एक धारा है जिसका नाम है धारा 33। धारा 33 में ना वह प्रावधान बताया गया है कि कोई व्यक्ति जब वह लोकसभा चुनाव का फॉर्म भरना चाहता है या चुनाव लड़ना चाहता है, तो वह नामांकन कैसे भरेगा, किस किस प्रक्रिया या किस नामांकन भरने की योग्यता क्या होगी, उसकी वैधता क्या होगी, ये इसकी चर्चा धारा 33 में है। अब देखिए, इसमें क्या दिया गया है कि जो भी उम्मीदवार नामांकन भर रहा है उसकी आयु 25 प्लस हो, ठीक, प्लस भारत का नागरिक हो, और उस उम्मीदवार के समर्थन में लगभग 3 लोग हों, और यह 3 लोगों को समर्थित करके 3 अलग अलग सेट में नामांकन जमा कर सकता है। मतलब नामांकन की कॉपी 3 कॉपी जमा की जा सकती है। हर नामांकन कॉपी में जो गवाह होगा या जो समर्थक होगा उस उम्मीदवार का, सब में अलग अलग होगा। यहां पर सूरत की लोकसभा में क्या हुआ था, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इन्होंने 3 अलग अलग एक तरफ से सपोर्टर से 3 कॉपियां जमा की थी। उन तीनों कॉपियों को रद्द किया गया है, या एक तरफ से कहा जाए कि नामांकन ही उनका रिजेक्ट कर दिया गया है, इसलिए कि जो समर्थक थे उनका हस्ताक्षर गलती या एक तरफ से कहा जाए फर्जी बताया गया है। जो समर्थक थे या जो भी समर्थन दिए थे उस उम्मीदवार का, वो थे गवाह, उन्होंने मना कर दिया कि ये हमारा हस्ताक्षर नहीं है, इसमें जो हस्ताक्षर है वो फर्जी है। तो एक कॉपी तो पहले से ही इनकी रद्द, बाकी की बची 2 कॉपियों में जो समर्थक गवाह थे उनको बुलाया गया कि आप जल्दी से आइए और इसका क्या बोलते हैं कि सही से सत्यापन कीजिए कि ये आपका ही सिग्नेचर है कि नहीं है। वो 2 लोग जो अन्य कॉपियों पे समर्थन किए थे, वो लोग नहीं पहुंच पाए समय सीमा के भीतर, तब तक इनका नामांकन रद्द हो गया। और बाद में फिर ऐसा समय था नहीं कि दूसरा कोई
कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार उतार पाती तो इनका क्या है कि पूरा उम्मीदवारी ही चली गई और इकलौते बचे भाजपा के उम्मीदवार, उनको जीत घोषित कर दी गई। तो ये धारा 33 में ये बताया गया है कि कोई उम्मीदवार कैसे अपना नामांकन भर सकता है। धारा 36 में बताया गया है कि वहां का जो आरओ अधिकारी होगा, आरओ अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं, भारत का चुनाव आयोग हर जिले में नियुक्त करता है। अमूमन जो जिले का डीएम होता है वही आरओ अधिकारी बनता है। इसका मेन जिले में सुचारू रूप से चुनाव करवाना। ठीक, आरओ अधिकारी जो था, आरओ अधिकारी चेक करता है कि जो नामांकन दिया गया है, जो नामांकन भरा गया है, वो कितना सही है, क्या उसमें कुछ कमियां तो नहीं है। छोटी मोटी कमियों को छोड़ देता है नहीं, लेकिन कोई अगर बड़ी कमियां मिलती है तो ज्यादातर नामांकन रद्द कर दिए जाते हैं। यहाँ पे बड़ी कमी देखी गई थी, जो समर्थक में था, जो समर्थक था उसका फर्जी हस्ताक्षर था, जहां पे इनके एक तरफ से नामांकन दस्तावेज क्या कर दिए गए, रद्द कर दिए गए। और ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि इनकी जैसे उम्मीदवारी खत्म हो गई। सूरत लोकसभा चुनाव पे देखिए, इसी क्या बोलते हैं कि इसी अधिनियम, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 53 कहती है कि जिस भी सीट पर अगर एकलौता उम्मीदवार खड़ा है, बाकी कोई नहीं खड़ा है, तो वहां पे चुनाव नहीं होगा, उस एकलौते उम्मीदवार को ही जीत घोषित कर दिया जाएगा। तो ऐसा ही हुआ सूरत लोकसभा क्षेत्र में, एकलौते उम्मीदवार भाजपा के मुकेश दलाल जी को आरओ अधिकारी वहां का जीत घोषित कर दिया और बकायदा प्रमाण पत्र दे दिया कि आप यहां से सांसद बन गए हैं और आप यहां पे जीत गए हैं। देखिए, निर्विरोध चुनाव का जो भारत में इतिहास है ना, ये एकलौता नहीं है, इसके पहले भी कई घटनाएं इस तरीके से देखी जा चुकी हैं। आज अगर देखा जाए तो हमारे सत्तारूढ़ में भाजपा है, तो भाजपा के जैसे कि क्या बोलते हैं उम्मीदवार यहाँ पे जीत के गए, लेकिन अगर अन्य क्षेत्रों में देखा जाए तो इसके पहले कांग्रेस के भी बहुत से उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे हैं। निर्विरोध चुनाव का अगर इतिहास देखें तो लगभग 35 सांसद निर्विरोध चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंच चुके हैं। लेकिन ज्यादातर उम्मीदवार स्वतंत्रता के प्रारंभिक 20, मतलब एक तरफ से कहा जाए 20 सालों में, या ऐसा कहें कि 2 दशकों में ही देखने को मिला था, जहां कांग्रेस के सबसे ज्यादा उम्मीदवार निर्विरोध जीत के पहुंचे गए हैं। आखिरी बार यह घटना 2012 में देखने को मिली थी और यह अभी हाल फिलहाल में सूरत लोकसभा में देखने को मिली है। ये थी एक तरफ से कहा जाए कि पूरी घटना। आइए इसके पीछे का प्रोस्पेक्ट देखते हैं कि निर्विरोध चुनाव जीत घोषित करने पे क्या क्या चिंताएं होती हैं, हमारे लोकतंत्र के लिए ये सही है कि नहीं है, या किन किन अधिकारों को दरकिनार कर दिया जाता है निर्विरोध चुनाव करके, ये सभी चिंताएं हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला एक चीज ये है, लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना की जाती है। देखिए, लोकतांत्रिक मूल्य क्या है? देखिए, हम लोकतंत्र हैं, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, जिसमें सभी लोगों के बोलते हैं कि समर्थन से ही सरकार बनती है। यहाँ पर देखिए कि पूरे देश के लोग वोट डाल रहे हैं, लोकसभा चुनाव में अपना अपना चुन रहे हैं, लेकिन सूरत में यह वोट नहीं पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना की जा रही है। प्लस एक चीज और आपको बता दें कि सूरत पर भाजपा की जो ये सीट है, ये लगभग 1984 से ही जीतती आ रही है। सोचिए, 1984 से ही वहां सांसद भाजपा का ही है। बहुत ऐसे रिपोर्टों में बताया गया है कि वहां पे एमएसएमई जो उद्योगपति हैं, वहां का जो छोटा मोटा एक तरफ से कहा जाए कि मुद्दे हैं, उस मुद्दे के कारण बहुत ही वहां पर गर्मा गर्मी है। चुनाव अगर होता तो हो सकता है कि कुछ विपरीत नतीजे भी आ सकते थे, लेकिन चुनाव ना करवा के कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों की यहाँ पे अवहेलना हुई है। ये इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ कानून ही ऐसा है, और सही में देखा जाए तो कानून जिस हिसाब से है, उस कानून के हिसाब से निर्विरोध चुनाव जो घोषित किया गया है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही चालू, जैसे कि हमारे यहाँ क्या है, कानून व्यवस्था है, लेकिन कानून व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए या जो कि हमें चिंता हो करें। कहीं ना कहीं ये जो निर्विरोध चुनाव घोषित किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना हुई है। अगला देखें कि लोगों से मतदान जो करने का अधिकार था, वो अधिकार छीन लिया गया है। लगभग सूरत लोकसभा चुनाव से 16.5 लाख मतदाता थे। 16.5 लाख मतदाता अपना उम्मीदवार चुनते, वोट डालते, उनके में एक अलग उत्साह होता, उनको उनके वोट डालने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं इसमें यह भी देखें कि कई ऐसे मतदाता होंगे जो पहली बार चुनाव देने वाले थे, उनका एक अलग ही उत्साह रहा होगा कि हम पहली बार चुनाव देने जा रहे हैं, बहुत बड़े लोकतांत्रिक देश में हम पहली बार मतदाता बने हैं। उनका भी एक तरफ से कहा जाए कि जो उम्मीदें हैं इन सब पे जैसे कि फिर जाता है। जब
कभी निर्विरोध चुनाव से जीत घोषित कर दी जाती है। अगला अगर देखा जाए कि देखिए हमारे यहाँ ना वोट डालने में एक और ऑप्शन रहता है नोटा का बटन। नोटा का बटन क्या होता है कि जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं, अगर उन उम्मीदवारों में अगर आपको कोई भी पसंद नहीं आ रहा है तो आप इनमें से कोई नहीं, या ऐसा कहें कि नोटा का बटन दबा के आप अपना मत दे सकते हैं या अपनी असहमति जाहिर कर सकते हैं कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियों ने अपना उम्मीदवार बनाया है, इन उम्मीदवारों में हमें कोई पसंद नहीं, इसलिए हमने नोटा का जैसे वो दिया। यहाँ पर देखिए भले ही एकलौता उम्मीदवार थे, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर हम ऐसा कहें कि भाजपा के उम्मीदवार थे, वहीं पर अगर हम ये देखा जाए तो हमारे पास एक तरफ से कहा जाए नोटा था, ठीक, इनको अगर वोट मिलता इनको भी वोट मिलता, तो वोट जैसे कि एक तरफ से कहा जाए तो नोटा को दरकिनार कर दिया जाता है, नोटा को किनारे कर दिया जाता है निर्विरोध चुनाव में जीत घोषित करके। तो ये कई मुद्दे हैं, जब निर्विरोध चुनाव घोषित कर दी जाती हैं तो कुछ ये चिंताएं कहीं ना कहीं होती हैं जिसपे सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि देश जागरूक हो रहा है, लोग भी जागरूक हो रहे हैं, मतदाता भी जागरूक हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन में उनसे इस तरीके की वो करना सही नहीं है। कानून में आवश्यक चेंजेस होने चाहिए, और अन्य कभी अगर निर्विरोध चुनाव अगर घोषित हो रहा है या ऐसी स्थिति आ रही है तो ऐसा ना किया जाए। ये चीज़ें एक तरफ से कहा जाए कि अपेक्षित की जाती हैं। अब ये सरकार के ऊपर है कि सरकार इस पे कैसा नियम बनाती है, क्या नियम बनाती है, ये है। आगे देखते हैं हम, थोड़ा नोटा का इतिहास देखते हैं कि नोटा है क्या, कब आया और नोटा को क्या क्या अधिकार प्राप्त है। इस तरीके की भी थोड़ी सी चर्चा आज के इस सेशन में हम थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए हमारे यहाँ क्या हो रहा था कि राजनीति में अपराधीकरण बड़ा तेजी से बढ़ रहा था। अपराधीकरण क्या होता है, ऐसे राजनेता या ऐसे नेता संसद में चुन कर जा रहे थे जिन पर बहुत बड़े बड़े केस चल रहे थे, या जिन पर कहीं ना कहीं किसी गुनाह का केस चल रहा था, आरोप चल रहा था, ऐसे लोग कहीं ना कहीं राजनीति में जा रहे थे। इनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं हमारे यहाँ नोटा का ऑप्शन आया कि ऐसे उसमें आज भी अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ एक एनजीओ है हमारे देश में जो कार्यरत है, एडीआर कहते हैं उसको, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर। एडीआर एनजीओ अपनी रिपोर्ट में बताई है कि हमारे यहाँ संसद में कितने अपराधी या कितने ऐसे सांसद हैं जिन पर कोई ना कोई अपराध का मुकदमा चल रहा है। अगर इस पे देखा जाए तो 2004 में जब चुनाव हुआ था तब हमारे पास लगभग 24% लोगों पे क्या चल रहा था, केस चल रहा था। जब ये 2014 में चुनाव हुआ था तो लगभग 34% सांसदों पे क्या चल रहा था, केस चल रहा था। मतलब 34% सांसद कहीं ना कहीं कुछ अपराध से उसमें क्या थे, वो थे, उन पे अपराध का आरोप लगा था। और जब ये 2019 में चुनाव हुआ है तब वहां पे जो सांसद बन के गए हैं वहां पर 43% सांसदों पे क्या चल रहा है, केस चल रहा है कोई ना कोई। और ये 43% में भी ना अगर देखा जाए तो 30% ऐसे लोग हैं जो बहुत ही जघन्य अपराधों से एक तरफ से कहा जाए कि आरोपित हैं। मर्डर किया हुआ है, कोई छेड़छाड़ किया हुआ है, कोई रेप किया हुआ है, कोई अपहरण किया हुआ है। सोचिए ऐसे अपराधी मानसिकता या अपराधी वाले लोग कहीं ना कहीं संसद में रहेंगे तो देश की भी छवि खराब होती है, और कहीं ना कहीं देश में कैसे कानून बनेंगे, क्या बनेंगे, ये सब चीजें जैसे होगी। अभी फिर 2024 में चुनाव हो रहा है, यहाँ पे भी हम देखेंगे कि कैसा अब क्या आएगा, किस तरीके का आएगा। देखिए एक चीज ये भी है कि भले ही इनके ऊपर केस चल रहा है पर हम इनको अपराधी नहीं मान सकते, क्योंकि केस चल रहा है। जब तक केस सिद्ध नहीं हो जाता तब तक हम किसी को अपराधी नहीं कह सकते। हो सकता है कि किसी की छवि खराब करने के लिए भी क्या किया गया हो, कोई केस, झूठा केस ऐसे बना दिया गया हो, पर लेकिन उनके ऊपर एक केस चल रहा है, ये एडीआर अपनी रिपोर्ट में बता चुकी है। इसको रोकने के लिए क्या किया गया, हमारे यहाँ नोटा का ऑप्शन दिया गया। नोटा का ऑप्शन ये इसलिए भी दिया गया ताकि जो भी कंपनी, जो भी आपका क्या बोलते हैं राजनीतिक दल हैं, वो कहीं ना कहीं अपराधी वाले लोगों को क्या करें, आपका क्या बोलते हैं कि टिकट ना दें। तो ताकि, क्योंकि व्यक्ति क्या करेगा, नोटा को वो कर देगा, इनमें से कोई नहीं, मतलब जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं कोई भी मुझे पसंद नहीं है, अच्छे उम्मीदवारों को वो दो। तो अच्छे उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करने के लिए नोटा का ऑप्शन आया, ठीक। और भी अभी क्या बोलते हैं चुनाव आयोग ने क्या किया है कि जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाह रहा है तो उसके ऊपर कितनी संपत्ति, उसके पास कितनी संपत्ति है, उसके ऊपर कितना केस चल रहा है, ये सारी जानकारी, उसका पूरा बायोडाटा आपका नामांकन पत्र में भी लिखा होना चाहिए। आसपास के लोकल
अखबारों में भी छपना चाहिए, रेडियो पे भी आपको सूचनाएं देनी है। ये सारी चीज़ें चुनाव आयोगों ने, जैसे चुनाव आयोग ने ये कर रखी है, तो लगभग सब उम्मीदवार अब अपना कुछ चीज़ नहीं छुपाते, बाकायदा बताते हैं कि हमारे पास ये है, इतनी संपत्ति है, इतने केस हमारे पास चल रहे हैं, ताकि जनता को पता चले कि वो किस व्यक्ति को चुनाव वोट जैसे मतदान करने जा रहा है और किसको अपना नेता चुनने जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है। इसी के तहत जैसे नोटा अगर देखा जाए तो नोटा का और अगर इतिहास देखते हैं कि नोटा, ये तो नोटा का प्रादुर्भाव हुआ कि इस तरीके से नोटा आया। देखिए नोटा आया कैसे, नोटा 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने नोटा का ऑप्शन दिया ताकि व्यक्ति मतदान करने जाए और अगर कोई भी उम्मीदवार उसको पसंद ना आए तो वह इनमें से कोई नहीं का बटन दबाकर आ जाए। 2013 में देखिए ये ऑप्शन मिला था। 2013 से नोटा का यूज हमारे आसपास के सभी जितने भी क्या बोलते हैं चुनाव होते हैं सब में दिया जाने लगा। लेकिन नोटा की यहाँ पे एक अहमियत ये समझते हैं कि अगर नोटा जीत भी गया ना तो वहां पे चुनाव रद्द नहीं होता, वहां पे सेकेंड नंबर पर जो दूसरा उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट पाया रहेगा उसको विजय घोषित कर दिया जाएगा। तो नोटा सिर्फ कहीं ना कहीं एक मानक के तौर पर दे दिया गया है, लेकिन नोटा अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, अगर हम अपने यहाँ में ही देखिए, सिंगरौली अगर विधानसभा ही है, सिंगरौली विधानसभा में अगर आप वोट डालने जा रहे हैं, सोचिए 100 लोग ही सिर्फ वोट डाल रहे हैं, 100 में से अगर 80 लोगों ने वोट डाल दिया नोटा पर, 15 लोगों ने जैसे वोट डाल दिया किसी एक प्रतिनिधि पर, और यहां पर 5 लोगों ने वोट डाल दिया किसी 2 नंबर के प्रतिनिधि पर, तो 1 नंबर का प्रतिनिधि यहां पर जीत घोषित कर दिया जाएगा। नोटा चाहे कितना भी वोट पा जाए, कुछ भी इसकी वैल्यू नहीं है। नोटा कहीं ना कहीं लोगों को एक मानक के तौर पर दिया गया है कि आप अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए वोट डाल सकते हैं कि आपने ना तो एक को समर्थित किया ना तो 2 को समर्थित किया, लेकिन आप एक तरफ से कहा जाए कि वोट डालने जा सकते हैं, आपके से आपका वोट डालने का अधिकार जैसे नहीं छीना जा सकता। इसके लिए नोटा का कहीं ना कहीं वो दिया गया है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र की सरकार ने क्या किया है कि अपने यहाँ एक व्यवस्था किया है कि हम स्थानीय निकाय के चुनाव में, ठीक ना, महाराष्ट्र की जो सरकार है इन्होंने क्या किया, स्थानीय निकाय के चुनाव, जो लोकल गवर्नमेंट के चुनाव होते हैं जैसे पंचायत हो गया, पार्षद हो गया, इनके चुनाव में इन्होंने ये बोला कि अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलता है तो चुनाव वहां पर क्या कर दिया जाएगा, पुनः करवाया जाएगा। जो भी उम्मीदवार उसमें खड़े हुए थे उन उम्मीदवारों को दोबारा टिकट नहीं मिलेगा या वो दोबारा नहीं लड़ सकते, क्योंकि पब्लिक ने उनको नकारा है। तो महाराष्ट्र ने लोकल एक तरफ से लेवल पर नोटा को कहीं ना कहीं अहमियत दी है, और ये ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। तो ये काफी उस पे अन्य चीजें में उसमें देखा जाए तो ठीक। अब देखिए आपके हिसाब से भी आपको भी लगना चाहिए कि नोटा कहीं ना कहीं नोटा को अहमियत मिलनी चाहिए। जीत जा रहा है किसी भी क्षेत्र में, अगर नोटा जीत जा रहा है तो कहीं ना कहीं वहां पर पुनः चुनाव करवाया जाए, जो भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं उन उम्मीदवारों को दोबारा उसमें ना खड़ा होना जाए, क्योंकि उन्हीं को तो पब्लिक ने नकारा है। नोटा को अगर देखा जाए ना, तो अगर अभी तक जितने भी नोटा है ना, लगभग अगर देखा जाए तो 1 करोड़ से अधिक नोटा वोट गए हैं। जितने भी चुनाव हुए हैं सभी चुनाव का अगर देखा जाए तो 1 करोड़ से ज्यादा नोटा को वोट दे दिया गया है। अगर हम अपने सिंगरौली की ही बात करें तो 2018 में विधानसभा चुनाव हुआ था, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 कहाँ पे जो हुआ था, सिंगरौली पर। सिंगरौली पर जो विजय हुए थे उस समय वो थे, इनका एक तरफ से कहा जाए बैस जी, हमारे उनका नाम था राम लल्लू बैस। इनको वोट मिला था लगभग 38,000 वोट मिला था इनको। इनके जस्ट जो पीछे थी उनको 36,000 वोट मिला था, ये थी रेणु शाह। और आपको बता दें कि लगभग 2,500 वोट हमारा किस पे गया था, नोटा पे गया था। मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो जीते थे राम लल्लू, सेकेंड नंबर पे थी आपकी क्या बोलते हैं कि रेणु शाह, और नोटा को लगभग 2,500 वोट पड़ा था। अगर ये नोटा को वोट अगर इधर ऊपर नीचे होता ना तो परिवर्तन बदल सकता था। तो नोटा क्या बोलते हैं कि अहमियत काफी है। नोटा
के लोग जैसे वोट तो वोट डालते थे, लेकिन अगर सही में देखा जाए तो ये कुछ कहीं ना कहीं एक ऐसा जानवर है जिसके उसमें दांत नहीं है। तो ये नोटा की अहमियत है हमारे चुनाव उसमें ये है। हालांकि इसके समक्ष में ना सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है कि अगर नोटा जीत जाता है या नोटा एक बहुत बड़ा जैसे कि वो लेकर आता है, बहुमत लेकर आता है, तो वहां पर पुनः चुनाव कराया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है या सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुन रहा है। कब तक फैसला देगा अभी कुछ कह नहीं सकते। जब भी फैसला देगा हम आपको में क्या बोलते हैं सूचित करेंगे या बताएंगे। तो नोटा का हमारे यहाँ ये इतिहास है। कमेंट के माध्यम से भी आप बताएं कि नोटा को व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके घाटे हैं, जो भी चीजें हैं इसके बारे में। अब देखिए आगे की राह में देखते हैं कि जो भी हम निर्विरोध चुनाव घोषित कर दिया जाता है, किसी भी सीट पर अगर एकलौता उम्मीदवार होता है तो वहां पे हम चुनाव नहीं करवाते, सीधे निर्विरोध चुनाव घोषित कर देते हैं। तो हमें आगे क्या किया जाए, कैसे मतलब इस चीज को लेकर दिया जाए, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि अभी हम चिंताओं में हम जिक्र किए थे कि कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना हुई, लोगों से वोट डालने का अधिकार छीन लिया गया या नोटा को दरकिनार कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो इसके लिए जैसे क्या किया जाए और कैसे किया जाए, ये सुझाव हम लोग इसमें जैसे कि पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या है, अगर एकलौता उम्मीदवार कहीं पर हो रहा है तो वहां पर क्या किया जाए, न्यूनतम एक लिमिट रख दी जाए कि इतना वोट पाएगा तभी उसको जीत घोषित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं नोटा से इसको क्या किया जाए, कंपेयर किया जाए, नोटा से तुलना कर कर चुनाव किया जाए। मतलब चुनाव को रद्द ना किया जाए, नोटा के साथ उसको रखा जाए और एक लिमिट रखी जाए कि इतना वोट उसे मिलना चाहिए। जैसे सूरत लोकसभा चुनाव में लगभग 16 लाख मतदाता थे, तो 16 लाख मतदाता में एक न्यूनतम नंबर निर्धारित किया जाए कि अगर 3 लाख भी वोट अगर मिल रहा है तुम्हें ना, तो हम जीत घोषित कर दे रहे हैं, नहीं मिल रहा है तो हम तुम्हें घोषित नहीं करेंगे या जनता तुम्हें नहीं स्वीकार कर रही है। इस तरीके का कुछ ना कुछ लिमिट रखी जाए। तो लेकिन उस पे क्या बोलते हैं, चुनाव कराया जाए। मतलब चुनाव को इस तरीके का विजय घोषित ना करके चुनाव कराया जाए और एक लिमिट रखी जाए कि इतना पाना ही है, ठीक ना। वो लिमिट कितना होगा, क्या होगा, ये चुनाव आयोग तय करे। अगला है नोटा को निर्णायक मत का अधिकार दिया जाए। जब भी अगर निर्विरोध चुनाव या एकलौता उम्मीदवार फंस रहा है, नोटा को निर्णायक मत का अधिकार दिया जाए, मतलब चुनाव कराया जाए। अगर नोटा जीत रहा है, नोटा पे ज्यादा बटन दबाया जा रहा है, तो मतलब जाहिर सी बात है जनता उस उम्मीदवार को पसंद नहीं करती या उस उम्मीदवार को नहीं चाहती कि वो वहां से सांसद बने। तो ये एक तरफ से कहा जाए कि ये भी चीज किया जा सकता है, नियम कानूनों में इसको भी परिवर्तन किया जा सकता है। अगला चीज है कि अगर कोई भी जैसे कि ऐसी कंडीशन आ रही है एकलौता उम्मीदवार को जीत घोषित करने के लिए, तो वहां की आसपास की जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं, लगभग जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां हैं, उन पार्टियों से थोड़ा चर्चा किया जाए कि ये व्यक्ति को एकलौते हैं, इसको जीत घोषित कर दिया या कर रहे हैं। या फिर चुनाव आयोग ऐसे कंडीशन में क्या कर सकता है कि जो विरोधी पार्टियां हैं, जो किसी कारण से अपना उम्मीदवार नहीं उतार पा रही हैं, उनको थोड़ा समय दिया जाए ताकि अपना उम्मीदवार उतार सकें। सूरत लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था कि जो भी उनका नामांकन रद्द हुआ था, जस्ट नामांकन के आखिरी डेट के एक दिन पहले हुआ था। बाद में दूसरा कोई जैसे व्यक्ति आ नहीं पाया और तब तक डेट क्या है, नामांकन भरने का खत्म हो गया। और वो तो कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन में ना थोड़ा सा डेट बढ़ाने की भी कोशिश की जाए, क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव कई उसमें होते हैं। एक हफ्ता चुनाव पोस्टपोन भी किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी उम्मीदवार अगर मृत्यु हो जाती है ना, तो उस कंडीशन में भी चुनाव पोस्टपोन होता है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के बैतूल लोकसभा चुनाव में चुनाव को पोस्टपोन किया गया, क्योंकि वहां पर क्या हुआ था कि एक उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे थे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अगर ऐसा किया जा सकता है पोस्टपोन करने का, तो थोड़ा सा पोस्टपोन करके विरोधी पार्टियों को भी थोड़ा सा और मौका देना चाहिए ताकि वो अपना उम्मीदवार अच्छे से निकाल सकें, ठीक ना। या फिर ऐसा किया जाए कि उस उम्मीदवार पर निर्विरोध चुनाव जीत घोषित ना करके राष्ट्रपति को सीधे वो सीट दे दी जाए कि राष्ट्रपति किसी सज्जन इंसान को डायरेक्ट उठा के क्या कर दे, संसद में मनोनीत कर दे। ये को ऐसा ही हुआ, चाहे तो व्यक्ति जीत जा रहा है, चाहे अगर कहीं ना देखा जाए तो राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। कहीं ना कहीं इसमें भी सरकार का ही हो रहेगा, क्योंकि राष्ट्रपति सरकार के ही उसमें हो रहता है। तो ऐसा भी किया जा सकता है। अगला है ऐसा मुद्दा जो भी अगर हो रहा है, जब भी निर्विरोध चुनाव संबंधित कुछ भी मुद्दा हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए सूरत लोकसभा चुनाव में ही कांग्रेस प्रत्याशी के जब नामांकन को रद्द कर दिया गया, तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो हाई कोर्ट में अपील कर दिए कि मेरे नामांकन के कारण इसलिए रद्द कर दिया गया, मेरा कुछ जैसे कि वो नहीं था, मेरी कुछ गलती नहीं है या मेरे नामांकन में कुछ गलती नहीं है। तो जो भी मुद्दा ये गया है हाई कोर्ट में, तो इसकी जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र का विषय है, एक चुनाव का विषय है।
है, 5 साल में आता है, लोगों के अधिकारों का विषय है, तो न्यायालय को भी इसमें क्या किया चाहिए, ऐसे मुद्दों को थोड़ा सा जल्दी से फास्ट ट्रैक करके सुन के देखना चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो जल्द से जल्द इसका निर्णय देना चाहिए। ये चीज कुछ ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं कि जो निर्विरोध चुनाव जीत घोषित करने से जो भी चिंताएं उत्पन्न हो रही हैं, उन चिंताओं को क्या कर सकते हैं, हम लोग कम कर सकते हैं। ये चीजें हैं। अगला अगर उसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखिए, आपको पता है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक वाला देश है। अगर इतने बड़े लोकतांत्रिक वाले देश में अगर निर्विरोध चुनाव घोषित करके, जीत घोषित करके लोगों के अगर राजनीतिक अधिकारों को ऐसे छीना जाएगा, तो यह ना सिर्फ हमारे लोकतंत्र के लिए सही है, बल्कि विश्व में भी हम इसका एक तरफ से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था धूमिल होती है। तो ये था आज का डिस्कशन। इतने एक तरफ से कहा जाए कि इन आयामों को हमें देखना था कि कैसे था, क्या हुआ था, कैसी घटना हुई थी। अब देखिए, घटना चाहे जो भी हुई हो, जैसा भी हुई हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे नियम हैं जो निर्विरोध चुनाव जीत घोषित करते हैं, एक उम्मीदवार को जीत घोषित कर देते हैं बिना किसी एक तरफ से कहा जाए चुनाव कराए। तो ये सारे नियम इसमें थे। हमारे आज के डिस्कशन से संबंधित 2 क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से इसका आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय चुनाव व्यवस्था में नोटा का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 2012, 2013, 2014, 2015। दूसरा क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने अपने स्थानीय लेवल के चुनाव में नोटा के विजय होने पर पुनः चुनाव कराने का निर्णय लिया है? यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो ये दोनों क्या बोलते हैं प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, कमेंट में इनके वो दीजिएगा। और हमारा ये सेशन कैसा लगा इसके बारे में भी बताइएगा और अन्य लोगों से भी शेयर भी कीजिएगा। तो ये था आज का सेशन और धन्यवाद। और मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही क्या बोलते हैं मुद्दे से। तब तक के लिए रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।